नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो हम आज आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का लाए हैं। अगर आपने इसको पूरा रिवाइज कर लिया तो यहाँ पर आप लोगों का अर्धवार्षिक का जितना भी आपका मैथमेटिक्स में आपका जो कोर्स है वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। यकीन मानो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपके पेपर में 65+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप लोग लाइक भी कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको हम कुछ टिप्स भी बताएंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे करें ताकि आपको कुछ जैसे कि 5 नंबर का हमारा प्रश्न है वो आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे करें जो आपको कॉपी चेक कर रहा है कम से कम 3 या आपको 2 नंबर दे दे। वो आपको यहाँ पर हम सारी की सारी टिप्स बताएंगे तो आप वीडियो पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अच्छे प्रकार से तैयारी कर लीजिए। एक ही बार तैयारी करना है क्लास 10th के लिए, अपने माँ बाप के लिए। यहाँ पर अच्छे प्रकार से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर आपको हम वीडियो रेडी कर रहे हैं कि क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर आपने उतने तैयार कर लिए यकीन मानो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक आपका जो हर एक पेपर होगा आपका 90+ का हमेशा ही सही जाएगा। ये यहाँ पर हम 100% की गारंटी लेते हैं। मतलब कि 70 का पेपर होता है तो आपका हमेशा 65+ का सही जाएगा। ये आपको हम 100% की गारंटी देते हैं। आपको मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, बस यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग उनको देख लें और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर में है। यहाँ पर कौन सी संख्या हमारी अपर में, देखो ये भी पर में है, ये भी पर में है। और जब जैसे कि ये मैं बोलूँ 4 1 4 1 4 1 4 1, देखो यहाँ पर एक ही शब्द की एक ही जहाँ पर 41 41 41 41 की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, जिस कारण ये भी एक संख्या हमारी परमेय संख्या ही होती है। लेकिन अगर कोई संख्या यहाँ जैसे कि 4.41 4.41 44 ऐसे कोई संख्या जाए तो ये हमारी संख्या परमेय नहीं होती है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है अपर में होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो बहुत ही आसान होता है। x² - 2x - 3। तो यहाँ पर आपको शून्यक इसके निकालने, जब भी आपको शून्यक निकालने हो तो आप उसको बराबर 0 कर दीजिएगा। जब भी आपको यहाँ पर शून्यक निकालने हो तो अब बस आपको वहाँ पर आपको बराबर 0 कर देना है। अब यहाँ पर आपको 3 के फैक्टराइजेशन ऐसे करने कि उनको हम जोड़ें तो -2 आ जाए, गुणा करें तो -3। तो सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x² - 3x और यहाँ पर प्लस के x में -3 ले लेता हूँ। सर ये बन जाएगा 3 बन जाएगा 3 का तो -3 आ जाएगा और मैं इनको जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x - 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा 1 कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा, x - 3 = 0। तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, यानी एक हमारा बन जाएगा x + 1, दूसरा बन जाएगा x - 3। अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, एक बार आपको लिखना है x + 1, फिर आपको एक बार लिखना होगा x - 3 = 0। अब आपको एक बार इसको 0 कर देना है, x + 1 को 0 कर देना है तो आपकी जो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। एंड एक बार आप लोगों को x - 3 को 0 कर देना है तो फाइनली आपका जो आंसर x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, x बराबर -1 आ जाएगा। तो जहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाए वही आपका यहाँ पर सही होगा। x की वैल्यू -1 थी और एक +3। तो यहाँ पर देखो हमारा ये ऑप्शन मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है
रेखा युग्म आपको एक रेखा का समीकरण ये दिया गया, एक रेखा का समीकरण ये दिया गया है। आपको बताना है कि किस प्रकार के हल देंगे, या कोई हल नहीं देगा, या फिर अद्वितीय हल देगा, या फिर दो हल देगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र ये होता है A1/A2, ऐसे हम लोग चेक करते हैं B1/B2, वही वाला यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर करना क्या है, 2 आपको 4 कर लेना है, इसके बाद 3/6 कर लेना है, बराबर में आपको, वो तो बाद की बात, हम लोग बाद में चेक करेंगे क्या इसका माहौल है। तो यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/3 है, मतलब कि ये दोनों तो बराबर है, पर ये डज नॉट इक्वल टू हो गया। ये कंडीशन कब होती है सर, ये कंडीशन तब होती है जब हमारी रेखाएं दोनों कैसी होती हैं, हमारी जो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तब की ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जब हमारी कोई दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, यानी कि वो नहीं कहीं पर भी नहीं कटती हैं, तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आप धोखे से भी ये मत लगा देना, क्योंकि लिखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि जितने ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं, पर आप ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं इसमें है, पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर आपका कोई हल नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण आपको एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, तो आप बोला गया है ये रेखाएं जो हमारी समांतर है, यहाँ पर आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अभी हमने जो समीकरण ऊपर देखा था वो था हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी कंडीशन होती है समांतर रेखा की। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू रख देंगे, B1 रख देंगे, B2 के रख देंगे, B1 और B2 को रख देंगे। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है, पर हमें इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है, तो फाइनली हम इसी का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। बस ये आपको अपने मन में सोचना रहता है, ठीक है, मन में आपको सोचना है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, कम समय में आपको करना है। तो आप देखो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो के इधर बचेगा, इधर हमारा -5 लिखा, तो -5 लिखेंगे, और फाइनली इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा -10/3 बराबर के। तो -10/3 हमारी के की वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर खा में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि x² - 1/9 = 0 हो, तो यहाँ पर आपको मतलब कि इसके शून्यक निकालने हैं, ये सी भी कुछ नहीं है, आपको शून्यक ही इसको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x² - 1/9, देखो अगर इसको मैं चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये 9 का वर्ग है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे फाइनली लिख सकते हैं। इसके बाद आप सर देखेंगे आप लोग यहाँ पर जो a² - b², ये क्या होता है, हमारा वर्गांतर नियम होता है, तो यहाँ पर हम लोग वर्गांतर नियम को अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग वर्गांतर नियम अप्लाई कर देंगे। तो x² - 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार हम लोग a + b a - b, ये इसका विस्तार होता है, तो एक बार क्या करें, x - 1/3, एक बार हम लोग लिखेंगे x + 1/3, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इक्वल टू 0 लगा देंगे, इसके बाद एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, तो फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी +-1/3। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। किसी समांतर छड़ी का आपको यहाँ पर सार्वधान्तर भी दिया गया, यन भी दिया गया, यनमा पद भी दिया गया। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी है। जब भी आप क्वेश्चन में, जब बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन रीडिंग करनी, ताकि यहाँ पर आपका टाइम भी बचे, और जो आपको ये टाइम बचेगा, यकीन मानो ये जो अपना टाइम है, अगले क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर हमारे यनमा पद का सूत्र क्या होता है। तो यनमा पद का सूत्र होता है a + n - 1 में d। तो ये हमारा यनमा पद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो आपको यनमा की वैल्यू 4 दी गई है, a की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी 7 दी गई है, d की वैल्यू कितनी दी गई -k
4 दी गई, कितनी दी गई माइनस के 4 दी गई है। तो यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारा फाइनली 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस के गुणे में माइनस के 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि माइनस के 24। अब जब ये उठ के इधर आएगा तो सर ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 24 हमारे ऐड हो जाएंगे, 24 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 28। तो फाइनली हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर 28 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर जो बच्चे दिमाग से सोचेंगे उसको जल्दी लग जाए, अगर आप थोड़ा बहुत उल्टा सोचते हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब एन की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एन की वैल्यू 0 मत मानिए, अगर 0 पहुँच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1/0 हमारा अपरिभाषित होता है, इसलिए आपको एन की वैल्यू 0 नहीं माननी है। आप फाइनली एन की वैल्यू 1 मान लीजिए, कितनी मान लीजिए 1, कितनी मान लीजिए 1, बस आपको ये आप एन से दूर हट जाएंगे बस, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनली आ जाएगा यहाँ पर देखो कर लेते साइड में माइनस का 2 × 1 अपॉन में 2 × 1, तो ये तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा और नीचे ये 2 बचेगा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है सार्वधातर, क्या निकालना है सार्वधातर। अब सार्वधातर क्या होता है भाई, क्योंकि क्या होता है द्वितीय पद, यानी कि द्वितीय पद माइनस के 1/2 में से आपको प्रथम पद घटा देना है, तो माइनस के 1/2 आप करना क्या है, आपको घटाना होगा। तो यहाँ पर हर समान है, ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा हो जाएगा माइनस के 2/2, इससे कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर हमारा माइनस का 1 सार्वधातर आ जाएगा। देखो कितना चुटकी में हल हो गया। यही आपको कंसिस्टेंसी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बनानी है, ठीक है, सभी लोगों को यही कंसिस्टेंसी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बनानी है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया, उसको आपको यहाँ पर यक्स अक्ष से दूरी पूछी। सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम बना लेना है, देखिए माइनस के 3 इधर होगा और 4 उधर होगा, तो फाइनली ये हमारा जो बिंदु होगा वो यहाँ पर हमारा बिंदु स्थित होगा, ठीक है, माइनस के 3,4। तो यक्स एक्सिस हमारी ये है कि हमारी क्या है एक्स एक्सिस, तो ये पूछा है इसकी दूरी कितनी है, क्या पूछा गया है कितनी दूरी है भाई साहब, ये कितनी दूरी है, ये हमारी दूरी है 4, कितनी दूरी है 4, तो यही आंसर पूछे। देखो जब भी अगर मान लो कि क्वेश्चन ये पूछता कि बाई अच्छे से बिंदु कितनी दूरी, तो आप माइनस के 3 कभी मत लगा देना भाई, दूरी पूछी गई, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बोर्ड परीक्षा में कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, दूरी पूछी गई है तो आपको दूरी तो कभी निगेटिव होती ही नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूछी गई एक्स एक्सिस से इस बिंदु की कितनी दूरी होगी सर, तो ये दूरी हमारी 4 है, ये भी 4 है, तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो फाइनली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 4, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर लिखना x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो फाइनली आपको इस फार्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग देखो या आप इसको जो 1 माइनस 3 लिखा, आप इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको यहाँ पर मानेंगे आप लोग x2 y2, फिर आपको वैल्यू रखनी है, आपको मुझे आंसर इसका कमेंट करना है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी के साथ। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो इसका ईमानदारी के साथ आंसर आपको देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दो समरूप त्रिभुजों के आपको यहाँ पर भुजाएं का अनुपात दिया गया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखो, जब भी आपको दो त्रिभुज दिए जाएं उनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 दिया जाए और पूछा जाए उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है 81 और इसका स्क्वायर कर देना है 16। तो फाइनली इनका रेशियो कितना हो जाएगा एरिया का 18:16, कितना हो जाएगा 81:16, 81:16, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कह रहा है कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक वृत्त है, उसको आपका केंद्र से दूरी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपका एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये आपसे यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, ये वाली आपको स्पर्श रेखा है। ये कोण हमारा कितना होगा सर? ये वाला हमारा कोण कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा सर? ये 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर सदैव 90 अंश का कोण बनाती है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया? कर्ण बन गया। ये क्या बन गया? लंब बन गया। इसको आधार मान लिया। तो आधार निकालना, यहाँ पर आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेनी। कौन सी प्रमेय लगानी? पाइथागोरस की प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना सर? 169 होता है। 25 हो जाएगा, ये घटाएंगे 4 4 यानी कि 144, यानी कि बेस का स्क्वायर बराबर 144। यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोगों को पाइथागोरस की प्रमेय का उपयोग करना था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आता है 12। तो यहाँ पर कहता है यदि टेन थीटा बराबर आप लोग को दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर दिया गया √3, तो टेन थीटा बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है सर? टेन 60 की वैल्यू होती है। तो टेन से टेन आप हटा देंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। वही आपको यहाँ पर आपको सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा, क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? थीटा की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब यहाँ पर आपको सेक 60 की वैल्यू बतानी है। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? जितनी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो ये कॉस का उल्टा होता है, तो सेक उल्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन 60, कॉस 30 और यहाँ पर दिया गया कॉस 60 साइन 30 का यहाँ पर आपको मान निकालना है। ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 और कॉस यहाँ पर 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस के यहाँ पर कह रहा है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। तो ये हमारा 3 बन जाएगा, ये 3/4 माइनस के ये हमारा 1/4 बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर घटाना है, तो यहाँ पर करना क्या है? हर समान है तो 4 ही आएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो 1 2 बचेगा। 2 से 2 बन जा 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर है 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर आपको पूरे में 6 सेंटीमीटर नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसके अंदर जैसे कि हमारा वृत्त बना है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर जो हमारी 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की है और 5 सेंटीमीटर सिर्फ इतनी यहाँ से यहाँ तक की है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ इतनी है। तो आपको यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसका त्रिभुज का परिमाप बताना है। देखो किसी भी वृत्त में अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पर हमेशा कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। ये प्रमेय होती है आपको सभी को। जैसे कि हमारा सर्कल है, मैं यहाँ से खींच दूँ, जैसे कि ये रेखा खींची, ठीक मैंने, तो एक मैं यहाँ से खींच दूँ, एक मैं यहाँ, तो ये दोनों हमारी स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? हमेशा बराबर होंगी। जितनी 6 ये है तो 6 ये भी होगी। ठीक है, ये आपको पता है, 6 ये 6 ये भी होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो 6 5 11, इस वाले भुजक लंबाई कितनी हो गई? 11। 6 4 10, इस वाले भुजक लंबाई कितनी हो गई? 10। 5 4 9, इस वाले भुजक लंबाई कितनी हो गई? 9। अब आपको सभी को जोड़ देना है। देखो 11 और 9 कितना होता है? 20। 20 और 10 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसका आपका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो इसका परिमाप होगा वो 30 सेंटीमीटर परिमाप होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपको सही कर लेना है। -4, कितना होगा? -4, होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज बताना है किस प्रकार का त्रिभुज हो। तो यहाँ पर आपको कार्तीय तल बना लेना है। कार्तीय तल आपको यहाँ पर बना लेना। तो यहाँ पर देखो 4, है, तो 4, इधर होगा और ये हमारा इसको है -4, तो -4, इधर होगा
और 3 0, 3 ऊपर होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। देखो ये भुजा आपस में सदैव बराबर होगी, चाहे आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखो 4 ये है तो 4 ये भी है, और ऐसी प्रॉपर्टी ये इस पर लंब है। ऐसी प्रॉपर्टी किसमें होती है सर? केवल समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा ही है, अगर आप उस पर लंब डालेंगे तो अपने आधार को वह बराबर भागों में बांट देता है तथा उस पर लंब भी हो जाता है। केवल एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ही ऐसा है, और समबाहु त्रिभुज भी है, लेकिन समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और ऐसी तो कंडीशन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन तो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा त्रिभुज होगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद हमारा है 2n-1। कितना है? 2n-1। तो यहाँ पर आपको उसका सर्वांतर ज्ञात करना। देखो इसने कह दिया कि आपका जो n वां पद है वो आपका 2n-1 है। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? यानी कि फाइनली 1 ही आ जाएगा। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका सेकेंड वाला पद आएगा। 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, 2 2 जा 4 माइनस के 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ आपसे? यहाँ पर सर्वांतर पूछ रहा है। सर्वांतर क्या होता है? a2 माइनस के a1। तो a2 की वैल्यू 3 है, a1 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस के 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर एक दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है एक हल है, पी का यहाँ पर आपको मान बताना है। द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको एक हल है, तो यहाँ पर आपको इसका पी का मान बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर आप लोगों को पी का मान बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है एक, मतलब है कि एक, ये वाला एक, ठीक है, एक हल है, ये ध्यान रखना है ना, मतलब आप भाषा को समझ ना पाओ, एक हल है यानी कि कहना चाह रहा अगर कोई भी किसी समीकरण का हल होगा तो वह उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, पूरा आंसर का जो मान है आपको 0 के बराबर कर देगा। यानी यहाँ पर दिया गया x की बराबर वैल्यू 1 है, तो आपको यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको x बराबर 1 है, तो यहाँ पर x बराबर 1 पुटअप कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे, माइनस के p इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर माइनस के p इक्वल टू 0। ये जुड़ जाएंगे, 3 उधर जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारी p की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए, आपको सेम इसके आपको यहाँ पर हल पूछेंगे, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको अगर आप इसमें भी डर रहे हैं तो बहुत ही कठिन बात है। इसमें आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना, ये इससे कट जाएगा, ये आपका 2x बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, ये जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पर आप रख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है और y की वैल्यू हमारी 0 है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन यहाँ पर हमारा खा वाला ही सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से मूलों का योगफल पूछा गया है। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? माइनस के यक्स का गुणांक अपॉन में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको यहाँ पर करना है। माइनस के यक्स का गुणांक अपॉन में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में यक्स का गुणांक कितना है सर? 5, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर गुणांक 3, तो माइनस के 5/3 इसके मूलों का योगफल आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 2 से हटा लीजिए, अपॉन में पहुँचा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos में किसकी वैल्यू है सर? तो ये हमारी cos में 60 की वैल्यू है। cos से cos हट जाएगा,
यानी कि 3 थीटा बराबर 60 आ जाएगा। तो 3 से 3 काट देंगे, थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी? 20। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे वर्णात्मक प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर खा वर्णात्मक प्रश्न आपको 2 × 5 = 10 करना है। यहाँ पर आपसे वर्णात्मक प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को tan थीटा बराबर दिया गया है, तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो tan थीटा यहाँ पर आपको दिया गया है 1/3। देखिए थीटा में किसकी वैल्यू है सर? ये थीटा में हमारी 30 की वैल्यू होती है बराबर 1। 10 = 10 थीटा, 10 से 10 यहाँ पर हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपको चित्र देखना है, ये कुछ नहीं देखना है, आपको चित्र पे डायरेक्ट ही चले जाना है। जैसे आप चित्र पे जाएंगे आप इसको समझ जाएंगे। चित्र हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो पीटी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई, पीबी की लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी। तो यहाँ पर आपको जीवा एबी की लंबाई, यहाँ पर जीवा एबी की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीवा एबी की लंबाई नहीं होगा यहाँ पर आप सही कर लीजिए। जीवा एबी तो यहाँ पर ये है, और ये क्या जीवा है? नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही करना, क्वेश्चन को हम सही करा दे रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जैसे कि ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये हमारी कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, ये आपका केंद्र है। क्या है? केंद्र है। और ये यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, आपको यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है। ठीक, सबसे पहले आपको केंद्र से इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर मिलाना होगा। इसके बाद देखो ये आपको यहाँ पर इसकी लंबाई तो पता नहीं है आपको, केंद्र से आपको पी तक की यहाँ पर दूरी तो पता है भी नहीं। कहीं पता है आप लोगों को? नहीं पता है। तो करना क्या आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर जीवा ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ए बी की लंबाई। तो यहाँ पर आपको इतनी की लंबाई निकालनी नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन गलत ही आ गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 10 27 डिग्री इंटू में सेक, ये हो जब भी दो कोणों का योगफल हो सेक और 10 में हो। जब भी दो कोणों, मतलब आप इसको ऐसे ना कर पाए तो ऐसे कर लीजिए। देखो 10 27 इंटू में सेक 63। ठीक है, इसको 63 है, इसको आपको यहाँ पर नीचे भेजना, तो क्या बन जाएगा? cos 63। अब आप देखिए, आप चाहे ऐसे भी कर लीजिए, इसे ढीलिए, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 10 और सेक की बात करें, जब 10 और सेक हो और उसके दो कोणों का योगफल यहाँ पर 90 हो, तो उसका मान सदैव ही हमारा 1 होता है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदुओं के आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो फाइनली आपको करना कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हुआ है। तो आपको यहाँ पर करना कि आपको एक सूत्र लगाना होता है, x2 - के x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर। ये आपको लगाना है सूत्र, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 5 और 7 का बताइए समांतर माध्य। समांतर माध्य कौन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि 5 और 7 का पूछा गया, 5 2 कर दीजिए, तो 12/5 यानी कि 6 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से जरूर देखिएगा। यहाँ पर जैसे यक्स स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर यक्स को अंदर गुणा कर देंगे, तो यानी कि हमारा AX बन जाएगा, ये हमारा प्लस का 1/AX बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। अब इतने में हम लोग यक्स कॉमन ले लेंगे, इतने में पहले हम लोग यक्स कॉमन ले लें। ठीक है, यक्स यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब देखो हमें सेम यही चीज़ यहाँ अंदर बनानी होती है, तो इसको हम पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो कितने का मैं गुणा करूँ यहाँ पर बाहर में, ताकि हमारा A/X बन जाए। तो फाइनली यहाँ को हमको 1/A का गुणा करना होगा, तो 1/A का गुणा करें तो यही बन जाएगा, पूरा ऊपर वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो एक हमारा क्या बन गया, x + 1/A, और दूसरा क्या बन गया, x + A। तो यही आपको करना था, आपका हल हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। सिद्ध कीजिए कि एक अपरमेय संख्या है।
इसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है तो काफ़ी आसान। सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए तो ये आपका इस प्रकार से हल हो जाएगा, लासा लेके इस प्रकार। अब आपको यहाँ पर मूलों का योगफल रख देना है और मूलों का मल्टीप्लिकेशन आपको रख देना है। मूलों का योगफल हमारा कितना आएगा, -3/4 आएगा और मूलों का योगफल आपका आएगा, यहाँ पर आएगा 7/4। कितना आएगा, 7/4। इसको आपको अपॉन कर देना तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा -3/7 हमारा आंसर आ जाएगा, -3/7। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए, आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना। आपको सारे के सारे आंसर आपको कमेंट करने इसका भी। इसके बाद आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन देख लीजिए, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3x² आपको यहाँ पर अब 6 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने ताकि यहाँ पर आपका 6 आ जाए। कितना आ जाए, 6 तो आ ही जाए। ठीक है, तो करना क्या हमको, फाइनली यहाँ पर -√6 ठीक है, ये करेंगे तो हमारा देखो इतने का तो बन जाएगा हमारा, देखो ये हमारा यहाँ पर 6 बन जाएगा। अंडर गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, पॉजिटिव का 6 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ पर √6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √2 √3। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या मिल जाएगा, √3x कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस के √2 ये बचेगा अंदर। इसके बाद आप फिर से एक बार देख लीजिए, बाहर हमारा क्या √3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर √3x माइनस के √2 बचेगा इतना। सेम आपको इधर ऐसे ही लिख देना है, यही आपको सेम कॉपी करके लिख देना। अब आपको यहाँ पर कितने का गुणा करूँ ताकि यहाँ पर पूरा फाइनली का -√6 ये बन जाए। तो यहाँ पर सर हमको -√2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमारा जो है प्लस का 2 भी बन जाएगा और -√2 भी बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर। तो इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा अब आपको करना क्या, थोड़ा देर रुकिए, इसको रफ नहीं करना चाहते हैं इसको ऐसे ही रफ कर देते हैं ताकि यहाँ पर ऊपर वाला बना रहे, वरना ये फिर चला जाएगा। तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर करना क्या, √3x और माइनस के √2, फिर एक ब्रैकेट और लगा देना है, √3x माइनस के √2, ये आपका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर इसका हल बताने हैं, के का मान बताना है कि मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होते तो हमारा b² माइनस के 4ac होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी का योग बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सार्वंतर है वो d आ जाएगा और a की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी होगी, पदों की संख्या निकाल लेना है। इसके बाद आप ये वाला सूत्र लगा देना, n/2 और प्रथम पद इंटू लास्ट पद। आपको प्रथम पद तो पता ही है, लास्ट पद भी पता है, n की वैल्यू निकाल लेना, फटाक से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिद्ध करना कि हमारा ये त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आपको इनमें से कोई एक खंड हल करना है, जो आपको अच्छा लगे वही आप यहाँ पर कर लेना। वैसे आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको किसी एक खंड को ही हल करना है, तो आप किसी एक खंड को हल कर लेना है जो आपको यहाँ पर बहुत ही आसान हो, कोई भी डाउट ना हो। तो ये था हमारा क्लास 10th का, यहाँ पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर। जो इंग्लिश बोर्ड से छात्र हैं वो अपना इंग्लिश बोर्ड से देख लेंगे, और यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है, खाली उसकी भाषा ही चेंज है। वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बाकायदा बताया है। तो वीडियो को अगर नए हैं, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।